नमस्कार दोस्तों, दिव्य नेत्र से मैं प्रीतम कुमार आपका स्वागत करता हूं। बिहार एसआई प्रीलिम्स के एक और प्रश्न पत्र लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं दोस्तों तक शेयर करें। आप मेरे व्हाट्सएप, फेसबुक एवं टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। और जवाहरलाल नेहरू क्या थे? संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। और डॉक्टर अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस अधिनियम द्वारा बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद का गठन हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर 2 का ए हो जाएगा। 1861 के अधिनियम द्वारा बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत एवं पंजाब को विधान परिषद का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग स्पष्ट रूप से घोषणा करता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो पंथ निरपेक्ष राज्य का बारे में कहाँ बोला गया है? संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना में ही दिखता है कि भारत एक सेकुलरिज्म है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्म और उपासना की स्वतंत्रता बोला गया प्रस्तावना में, पढ़ लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट चलते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा आपातकाल के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया? पहले जब संविधान का निर्माण किया गया था उस समय आंतरिक अशांति शब्द था संविधान में, लेकिन उसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। इसका भी एक कहानी है कि इंदिरा गांधी जब क्या नाम है, इंदिरा गांधी सरकार ने क्या किया था कि आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग करके इमरजेंसी लागू कर दिया था देश में, जिसके चलते जब मोरारजी देसाई की सरकार आई उसने संविधान में संशोधन लाया और 44वें संविधान संशोधन में आंतरिक अशांति शब्द का जगह सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। अगर सशस्त्र विद्रोह देश में होता है तो ही इमरजेंसी लागू हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। संविधान सभा में किसने यह मत व्यक्त किया था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक के भांति है जिसे बैंक के सुविधा अनुसार भुनाया जा सकता है या लागू किया जा सकता है? तो यह कथन बोला था केटी शाह ने बोला था कि यही राज्य के नीति निर्देशक के बारे में कि यह एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त अधिवेशन के बारे में क्या सही है? तो सही पूछ रहा है, कौन सा सही है? तो ए नंबर है, यह अनुच्छेद 108 के अंतर्गत बताया गया है। संयुक्त अधिवेशन के बारे में 108 में ही कहा गया है, तो ये तो सही है। 2 नंबर देखते हैं, संयुक्त बैठक की कार्यवाही लोकसभा की प्रक्रिया नियमों के अनुसार संचालित होती है। हाँ, अगर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन के लिए दोनों सदन को बुलाया जाता है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं और उनके अनुसार ही, लोकसभा के अनुसार ही, प्रक्रिया के नियमों के अनुसार ही ये संचालित होते हैं बैठक। 2 भी सही है। नेक्स्ट चलते हैं। संयुक्त बैठक की कार्यवाही के लिए राष्ट्रपति अलग से नया नियम बनाते हैं। तो भारतीय संविधान में अगर राष्ट्रपति नियम बनाने के लिए नहीं है, नियम बनाने के लिए संसद है, राष्ट्रपति दस्तखत करते हैं। तो ये तो जहाँ राष्ट्रपति का नियम बनाने वाला बात आएगा तो पहले वो गलत हो जाएगा, तो गलत हो गया। 4 नंबर क्या है, संविधान संशोधन विधेयक कभी भी संयुक्त अधिवेशन द्वारा ही पास किया जाता है। तो भाई संविधान संशोधन विधेयक संयुक्त अधिवेशन द्वारा पास नहीं किया जा सकता। ये
पहले लोकसभा या राज्यसभा में बिल लाया जाता है और एक सदन पास करके दूसरे सदन में दिया जाता है, और दूसरा सदन भी अगर बिल पास कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, और राष्ट्रपति अगर दस्तखत कर देती है तो ये कानून बन जाता है। तो इनका आंसर हो जाएगा 1 और 2। ऊपर वाला तो दोनों सही था, 3 और 4 गलत था, तो 3 और 4, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ऐसे प्रश्न का उत्तर आप 1 सेकेंड दिखा देते हैं, गलत ऑप्शन चुन के भी निकाल सकते हैं। जैसे ज़्यादातर यही सही होता है कि इसका क्या होगा, जो गलत है, संसद के संयुक्त अधिवेशन के बारे में क्या गलत है, सही पूछ रहा है ना, तो इसको गलत देखिए कौन है। संयुक्त बैठक की कार्यवाही के लिए राष्ट्रपति अलग से नया नियम लगाता है, जब राष्ट्रपति को कानून बनाने का अधिकार है ये नहीं। 3 जिसमें होगा तो वो गलत होगा, 3 इसमें है तो ये भी गलत हो गया। 3 तो आंसर होगा ये तीनों में होगा। तो 1 नंबर और पढ़ लेते हैं। संविधान संशोधन विधेयक कभी भी संयुक्त अधिवेशन द्वारा ही पास किया जाता है। संयुक्त अधिवेशन द्वारा संविधान संशोधन नहीं पास किया जाता है। विशेष परिस्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। तो 4 नंबर भी गलत होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, तो आपका आंसर निकल गया सी नंबर। तो इजी है, ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप ऑप्शन छांट के कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, कितना नंबर हो गया, 7 नंबर। हाँ ये हो गया, हाँ ठीक है, 7 नंबर होगा। स्पीकर किस समिति के पदेन सभापति होती है। स्पीकर होता है कौन है, लोकसभा अध्यक्ष को स्पीकर बताता है। तो नियम समिति के अध्यक्ष स्पीकर होते हैं। कार्य मंत्रणा समिति, इसके भी अध्यक्ष स्पीकर होते हैं। सामान्य परियोजना समिति, तो इनके भी अध्यक्ष स्पीकर ही होते हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष विपक्ष दल के नेता होते हैं। तो आंसर हो जाएगा 1, 2 एवं 3। 4 नंबर तो नहीं होगा, 1, 2, 3 आंसर नंबर हो जाएगा सी। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ स्थित है। तो 8 नंबर का आंसर हो जाएगा कहाँ स्थित है, तो ये नासिक में। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ स्थित है, नासिक में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं 9 नंबर क्या है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा, 9 का आंसर हो जाएगा बी, सापेक्षता के सिद्धांत का ये है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध का संरक्षण निष्कर्ष किस में दिया गया है, सापेक्षता का सिद्धांत में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है। तो गाड़ी का हेडलाइट के बारे में बोल रहा है, साइड मिरर के बारे में नहीं बोल रहा है। साइड मिरर बोलता तो उत्तल दर्पण होता, लेकिन हेडलाइट के बारे में है, हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। शुष्क बर्फ है, सूखा जो बर्फ होता है तो वो क्या होता है, जमी हुई बर्फ नहीं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ होता है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं। ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी गलत है। जमी हुई ऑक्सीजन होगा, तो ये भी नहीं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है। तो प्राकृतिक रूप से कौन है, बेकेलाइट नहीं है, सेलुलोज नहीं है, प्लास्टिक नहीं है, अरे रबड़ प्राकृतिक बहुलक है। रबड़ की खेती की जाती है, सदाबहार, ये वर्षावन के क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पे, भारत में अगर पाया जाएगा तो किस क्षेत्र में पाया जाएगा, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान पे, केरल हो गया, उसके बाद कर्नाटक में भी, महाराष्ट्र में भी उग सकता है। इधर हो गया कहाँ पे, असम, मेघालय में हो सकता है। ये वर्षावन वाले वृक्ष हैं, सदाबहार वन के उदाहरण है ये। नेक्स्ट चलते हैं। डायनामाइट मुख्य से होता है। तो डायनामाइट क्या होता है, TNT मतलब ट्राइनाइट्रोटोलुइन नहीं, पिक्रिक एसिड नहीं, नाइट्रोग्लिसरीन, तो नाइट्रोग्लिसरीन होता है। 13 का हो जाएगा सी नंबर आंसर, नाइट्रोग्लिसरीन होता है। तो 13 का सी हो गया। इसका आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में किया था। तो चलिए, जो आधुनिक नाइट्रोग्लिसरीन ही डायनामाइट
में क्या था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। शक्कर के किण्वन में क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से होगा, से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से ए नंबर एथिलीन बनता है। शक्कर के किण्वन से एथिलीन बनता है। फैक्ट है, इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ढंग से रट लीजिएगा, जैसे भी हो याद होना चाहिए। चाहे रटने से याद हो तो सही है, समझने से हो तो और अच्छा है। याद होना चाहिए, एग्जाम में प्रश्न बनना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। 15 नंबर क्या है? कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहता है? किसे कहा जाता है या कहते हैं? तो कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। लाइसोसोम का मुख्य कार्य कोशिका में विभिन्न पदार्थों का पाचन करना है। इसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम एवं अम्ल पाए जाते हैं, जिसके कटने से कोशिका नष्ट हो जाती है। अगर कोशिका कटेगा तो नष्ट हो जाए, तो लाइसोसोम का आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विटामिन बी। तो देख लेते हैं जल में घुलनशील और किस में है बोल रहा है? वसा में घुलनशील कौन सा है? दो ही होता है, वसा में होता है, वसा में घुलनशील। मान लीजिए KEDA क्या हो गया? कीड़ा। ये कीड़ा जो है, इसको कीड़ा पानी में घुलनशील नहीं हो सकता है। तो एक ट्रिक बता रहे हैं। KEDA जो विटामिन है, विटामिन ए के, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये वसा में घुलनशील होता है। और अब बाकी बचा दो, विटामिन बी एवं विटामिन डी बचा। तो ये विटामिन क्या बोलता है? KEDA, विटामिन बी एवं सी दोनों होगा इसका आंसर। पानी में घुलनशील बोल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी एवं सी दोनों। नेक्स्ट चलते हैं। 17 नंबर चलते हैं। ट्रेकोमा रोग में आँख का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो इसमें रेटिना प्रभावित होता है ट्रेकोमा रोग में। ट्रेकोमा एक संक्रामक रोग है। इसमें दर्द बहुत आँख के अंदर में होता है। ये ट्रेकोमा रोग में प्रभावित होने वाला अंग है आँख का रेटिना। नेक्स्ट है। महिलाओं में आवर्त चक्र या मेंस्ट्रुएशन साइकिल का अवधि है। तो पीरियड आने का समय महिलाओं में कितना होता है? ये 28 दिनों का होता है। नेक्स्ट चलते हैं। इंसुलिन में निम्न में से कौन सा धातु मौजूद होते हैं? तो इंसुलिन में ऑप्शन में टीन है, तांबा, एल्युमिनियम, जस्ता है। तो इंसुलिन में जस्ता पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर 19 का बी। नेक्स्ट चलते हैं। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देश क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो आप नॉर्थ ईस्ट का नहीं है, नॉर्थ ईस्ट तरफ ही देश है। आप भारत के नक्शा में समझिए, यहाँ बिहार है, बिहार से नेपाल, इधर सिक्किम है, इधर से अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये सिक्किम जो है एक तरफ नेपाल से, दूसरी तरफ भूटान से, तीसरी तरफ चीन से सीमा बनाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो मैप में समझने का प्रयास कीजिएगा, ये सब आंसर बहुत ईजी है। नेक्स्ट चलते हैं। 21 नंबर। कोडाईकनाल किस पहाड़ी पर स्थित है? ये भी मैप का ही प्रश्न है। ये दक्षिण भारत में तमिलनाडु, मैप गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे तमिलनाडु एक राज्य है, तमिलनाडु में ही कोडाईकनाल, कोडाईकनाल में पालनी पहाड़ी है, पालनी है, जवादी है, ये सब है। तो पालनी पहाड़ी का ही हिस्सा है कोडाईकनाल। नीलगिरी पहाड़ी भी तमिलनाडु में ही पाए जाते हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में विस्तार है। अन्नामलाई तो प्रॉपर तमिलनाडु में है, नीचे नीलगिरी से नीचे। धौलाधार श्रेणी तो उत्तर भारत का है, हिमालय श्रेणी का ये भाग है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत के निम्नलिखित तटों में से और कृष्णा डेल्टा एवं केप केमोरिन के मध्य अवस्थित है। कृष्णा डेल्टा है कहाँ? दक्षिण भारत की बात कही जा रही है, देख लेते हैं, मैप में समझने का प्रयास करते हैं। तो कृष्णा डेल्टा किस जगह हो सकता है? कृष्णा डेल्टा इस जगह हो सकता है। ठीक है, और
क्या बोल रहे हैं, केप कोमोरिन। केप कोमोरिन यहाँ है, तो इसके बीच में कौन कौन से तट पाए जाते हैं? कोंकण तट नहीं होगा, कोंकण तट तो कहाँ, गोवा में पाए जाते हैं। मालाबार तट कहाँ पाए जाते हैं? केरल में। और कोरोमंडल तट पाए जाते हैं इस क्षेत्र में, इसको कोरोमंडल तट बोला जाएगा। और उत्तरी सरकार, उड़ीसा के तट को उत्तरी सरकार बोला जाता है, या उत्कल तट। हमारे जन गण मन में भी उत्कल शब्द का प्रयोग किया गया है, वही उड़ीसा के उत्कल से संबंध है उनका। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट। नेक्स्ट चलते हैं, पोलावरम परियोजना किस नदी पर है? तो पोलावरम परियोजना 23 नंबर क्या हो जाएगा आंसर इसका? गोदावरी नदी पे है पोलावरम परियोजना। पोलावरम गोदावरी नदी पर स्थित है। ये आंध्र प्रदेश राज्य में इसका निर्माण किया जा रहा है, अभी ये बन ही रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाइट पर्वत पाया जाते हैं। व्हाइट पर्वत कहाँ पाए जाते हैं? कनाडा नहीं, नॉर्वे नहीं, रूस भी नहीं, यूएसए में व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। चलिए, व्हाइट पर्वत रूस में पाए जाते हैं। अब ब्लैक पर्वत कहाँ पाए जाते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में। और ब्लैक फॉरेस्ट पाए जाते हैं कहाँ पे? नॉर्थ के या है अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका लगभग में पाए जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का ब्लैक फॉरेस्ट का भाग है। नेक्स्ट चलते हैं, मैगिनोट रेखा है। मैगिनोट रेखा किसके किसके बीच है? तो मैगिनोट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच है। अमेरिका और कनाडा के बीच 49 डिग्री समानांतर रेखा है। तो और क्या है? जर्मनी और पोलैंड के बीच में कौन सी रेखा है? हिंडनबर्ग रेखा है। अब भारत और अफगानिस्तान के बीच में तो आप लोग को पता होगा कौन सा रेखा है? डूरंट लाइन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्य की सीमा पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो दुर्गावती जलप्रपात रोहतास जिला में है। दुर्गावती जलप्रपात रोहतास जिले में स्थित है। यह 91 मीटर ऊंचा है। यह यूपी और बिहार के बॉर्डर पर स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार का पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य अवस्थित है किस जिला में? पटना में, भागलपुर में, बक्सर में, इनमें से कोई नहीं। भागलपुर जिला में बनाया गया है बिहार का डॉल्फिन पार्क अभ्यारण्य। तब भागलपुर के कहाँ पे? कहलगांव के विक्रमशिला में। याद रखिएगा, बहुत पुराना करेंट का था और ये पर्यावरण पारिस्थितिकी से भी है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका भी, भागलपुर। नेक्स्ट है, भारतीय वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण परिषद वाले राज्य के अवरोही क्रम में स्थान कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 28 का। 28 का आंसर हो जाएगा ए, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। अवरोही मतलब घटते क्रम में बोल रहा है। तो मिजोरम में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, लगभग 85.41%। अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं 79.63%। और मेघालय में 66.33% पाए जाते हैं। और चौथा राज्य हो गया मणिपुर में 75.46%, नागालैंड में 75.31%। इससे पहले, ये 2019 वाला रिपोर्ट है, इससे पहले अरुणाचल प्रदेश में का प्रथम स्थान था। अब मिजोरम का प्रथम स्थान है। तीसरा स्थान मेघालय पे पहले भी था, मेघालय, और दूसरे मेघालय अभी भी तीसरे स्थान पे ही है। नेक्स्ट चलते हैं, सुंडा जल संधि किसके मध्य स्थित है? तो ये दक्षिण एशिया का जगह है। एक है जावा, इस जगह, इधर सुमात्रा है, ठीक है। इधर अंडमान स्टार्ट होता है। तो जावा एवं सुमात्रा के बीच क्या है? सुंडा जल संधि है। सुंडा जलद मरुमध्य हिंद महासागर में। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुई है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से हुआ है? मेहरगढ़, पश्चिमी बलूचिस्तान का एक जगह है, मेहरगढ़ से ही प्राचीनतम कृषि और पशुपालन का भी यहाँ से साक्ष्य मिला है। याद रखिएगा, कृषि से पूछे तो, पशुपालन से पूछे तो, दोनों का उत्तर मेहरगढ़ ही होगा। नेक्स्ट चलते हैं,
किसके मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता है? मतलब शिवाजी है, कृष्णदेव राय है, चंद्रगुप्त मौर्य, नाना साहब। तो अष्टप्रधान शिवाजी और अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय। तो दोनों याद रखिएगा, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अष्टप्रधान होगा शिवाजी, प्रधान शिवाजी और दिग्गज कृष्णदेव राय। 2 से देवराय और 2 से दिग्गज। ये भी लगा सकते हैं याद रखने के लिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एग्जाम में कम समय रहता है, आदमी थोड़ी सी गलती करके आ जाता है और पता चलता है 85-90 बनाए क्वेश्चन और रूम में आके चेक करता है, थोड़ा सिली मिस्टेक के कारण 4-5 प्रश्न गलती हो जाता है और एग्ज़ाम से बाहर हो जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो 32 का होगा, ये देख लेते हैं, माधवाचार्य द्वैतवाद, ये तो संबंधित है, सुमेलित है। रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद, ये भी सम्मिलित है। निम्बकाचार्य शुद्ध द्वैतवाद, ये सुमेलित नहीं है। निम्बकाचार्य जो थे द्वैतावाद थे और शंकराचार्य वो द्वैतवाद तो है ये है। नेक्स्ट चलते हैं, ऐसे एक ही प्रश्न, मतलब सिर्फ निम्बकाचार्य द्वैतावाद ऐसा प्रश्न हो सकता था इस जगह, लेकिन चारों को इसलिए रखा गया कि चारों में से किसी एक को पूछ दिया जाएगा तो आप रट लीजिएगा ऐसे प्रश्न को, पूछने का संभावना तो ज़्यादा बना रहता है। फैक्ट बिहार ऐसा ही में। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? महालवाड़ी बंदोबस्त उत्तर पश्चिमी प्रांत सुमेलित है। महालवाड़ी व्यवस्था उत्तर पश्चिमी प्रांत में लगाया था। अस्थाई बंदोबस्त बंगाल में लगाया गया था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त मद्रास में लगाया था। तीनों सम्मिलित है। 33 का हो जाएगा, सभी सही है, डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के धन निष्कासन सिद्धांत को स्वीकारा? तो ये 1905 में कांग्रेस का जब अधिवेशन हुआ था तो उसी समय दादा भाई नौरोजी ने इसका क्या नाम है, धन निष्कासन ड्रेन थ्योरी जो था तो उसका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो 1905 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित घटनाओं के क्रम से सजाएं। ये जो घटना है उसको क्रम से सजाना है। और सहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920। गांधी दास पैक्ट कब हुआ था? CR दास का बात है यहाँ पे 1924 में, जब गांधी जी फरवरी 1924 में जेल से निकले थे, उसी समय स्वास्थ्य कारणों से इनको जेल से रिहा कर दिया गया था। और जेल गए कब थे? चौरा चौरी कांड जो हुआ था और सहयोग आंदोलन के अंतिम समय में, तो उसी समय जेल गए थे और उसके बाद 24 में छोड़ दिया गया था स्वास्थ्य संबंधी कारणों से। और उसके बाद निकल के CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का स्थापना करा, तो उसी समय गांधी दास पैक्ट हुआ था 1924। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब हुआ है? ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1932। गांधी जी जो छोड़ के गोलमेज सम्मेलन आ गए थे तो सांप्रदायिक पंचायत के बात को ही लेके गांधी जी छोड़ के गोलमेज आ गए थे। काकोरी कांड कब हुआ था? 1925 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले कौन होगा? ABDC। ABDC मतलब ABDC होगा, तो मतलब एक देख लेते हैं, 1 2 3 4 है AB 1 2 4 3 1 2 4 3 कहाँ है? A नंबर, इसका आंसर हो जाएगा A नंबर। नेक्स्ट चलते हैं, किस क्षेत्र को जीतने के लिए शेरशाह सूरी ने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं अपने दिल्ली के सल्तनत खो दिया? तो ये आपको पता होगा कि शेरशाह सूरी की मौत कैसे हुई थी। कालिंजर विजय के अभियान में गए थे, उक्का नामक अग्रयास्त्र छोड़ रहे थे किले को ध्वस्त करने के लिए, लेकिन वो वहीं पे उक्का अग्नियास्त्र छोड़ रहे थे अब खुद ही उड़ गए, वो ब्लास्ट कर गया, जिसके कारण शेरशाह की मृत्यु हो गई। और उसी में बोले थे कि झूठ मूठ का थोड़ा सा जगह था कालिंजर, वहाँ विजय करने के चक्कर में हम अपना दिल्ली खो बैठे। नेक्स्ट चलते हैं, शेरशाह सूरी से प्रश्न एक आ ही जाता है बिहार के एग्जाम में।
जैसे टॉपिक हो गया 1897 विद्रोह में आरावला जगदीश सिंह जो थे वो, और चंपारण सत्याग्रह एक हो गया, और हो गया शेरशाह सूरी के बारे में। ये हॉट प्रश्न है बिहार के एग्जाम के लिए। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसका नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया था? वो सहयोग आंदोलन, हाँ 1920 में जो गांधी जी 1900 चंपारण सत्याग्रह 1917 में बारदौली सत्याग्रह जो हुआ था ये गांधी जी, हाँ बारदौली सरदार वल्लभ भाई पटेल, खेड़ा भी गांधी जी किए थे 1918 में। तो नेक्स्ट चलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी बारदौली सत्याग्रह। इसका कौन नेतृत्व किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, और वहीं के महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी गांधी जी के द्वारा, ये इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट चलते हैं, जलियांवाला, सॉरी क्या हो गया यार, नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्य से किस व्यक्ति ने इस्तीफा दे दिया? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से बहुत दुखी हुए थे बहुत भारतीय लोग, और ये क्या नाम, शंकरन नायर ने है ये किसका, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था, त्याग पत्र दे दिया था। तो नेक्स्ट चलते हैं, गांधी इरविन समझौता के मध्य किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? गांधी इरविन जो 1931 में समझौता हुआ था उसमें तेज बहादुर सप्रू एवं M.R. जयकर, ये दोनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। भीमराव अंबेडकर तो उस समय कहाँ थे? लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग ले रहे थे। तो इसका आंसर बी एवं सी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना निम्न में से किस मंत्रालय की फ्लेक्सिबल योजना है? तो कौशल विकास योजना का बात है तो कौशल विकास एवं उद्यमी मंत्रालय हो जाएगा आंसर, इसमें कोनो बात नहीं है। 40 का डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 41 नंबर। 41 क्या कहता है कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर हुई है? तो शिवरमन समिति, नाबार्ड की स्थापना जो हुई थी शिवरमन समिति के सिफारिश पे हुआ था। आइए शिवरमन समिति 1981 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किए थे, और जिसका गठन नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 को, 1982 डेट याद रखिएगा। और शिवरमन समिति का रिपोर्ट कब आया था? 1981 में। इसी के रिपोर्ट के आधार पर 1982 में 12 जनवरी को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। 12 जुलाई, सॉरी जनवरी बोल दिए, जुलाई में। तो नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शेयर बाजार में सटोरिया नहीं है? सटोरिया कौन है? तजाड़िया ये तो है, मंदारिया ये भी है, स्टैग नहीं है। तो स्टैग शेयर बाजार के ये नहीं है, और ये क्या होता है? सेकेंडरी मार्केट में स्टैग भाग लेते हैं, तो इसलिए ये नहीं होंगे। तो आंसर हो जाएगा सी 42 का। स्टॉक एक्सचेंज से है तो समझना पड़ेगा इकोनॉमिक्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित समूहों में कौन सा पूर्व पश्चिम की ओर पर्वत शिखर का सही क्रम है? पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब किधर हो जाएगा? भारत के नक्शा में इधर, पश्चिम इधर हो जाएगा। देखते हैं, एवरेस्ट कहाँ है भाई? नेपाल में। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। तो ये तो पश्चिम से पूरब हो गया, तो ये तो नहीं होगा, कट गया ए नंबर आंसर। बी नंबर देखते हैं, बी पूरब है, पश्चिम है। कंचनजंगा सिक्किम में है। धौलागिरी कहाँ है? नेपाल में है। अन्नपूर्णा कहाँ है? ये भी नेपाल में ही। एवरेस्ट कहाँ है? ये नेपाल में है। तो उल्टा पुल्टा हो गया, ये भी नहीं होगा। सी नंबर देखते हैं, कंचनजंगा, फिर एवरेस्ट है, फिर धौलागिरी है, फिर अन्नपूर्णा है। तो ये सही क्रम है। अन्नपूर्णा और धौलागिरी कहाँ है? नेपाल में ही। एवरेस्ट भी नेपाल में भी है। कंचनजंगा जो है ये सिक्किम में भारत और नेपाल के बॉर्डर पे पाए जाते हैं। हिमालय के बृहद हिमालय का ये भाग है। नेक्स्ट चलते हैं, कोहाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस नदी पर बनाया जा रहा है?
तो ये बनाया जा रहा है कोहाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट झेलम नदी पे बनाया जा रहा है। ये पीओके क्षेत्र में पड़ते हैं। कौन कौन देश मिलकर बना रहा है? पाकिस्तान और चीन के सहयोग से कोहाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस देश ने WHO से अपनी सदस्यता को समाप्त कर दिया? जापान है, अमेरिका है, भारत है, ब्राज़ील। ये अमेरिका ने पिछले वर्ष 2020 में ही WHO से अपनी सदस्यता वापस ले ली। नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड में जल संकट की समस्या से निपटने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में बारिश का बहुत समस्या देखी जाती है। वो विदर्भ का क्षेत्र पड़ता है, बुंदेलखंड, झांसी, ललितपुर, ये सब क्षेत्र। और ग्वालियर तो खैर मध्य प्रदेश का भाग हो जाता है। तो वही क्षेत्र लगभग मध्य प्रदेश का बॉर्डर है, संक्रमण क्षेत्र उसको। तो उसमें पानी की बहुत समस्या देखी जाती है। तो ऐसे समस्या से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश अपने ज़िले में बुंदेलखंड तरफ में इजराइल के सहयोग से वहाँ पे जल संकट के समस्या को निपटने के लिए एक कार्यक्रम विकसित कर रहा है, जिसमें ड्रिप सिंचाई है, जिसमें सिंचाई का कम से कम पानी प्रयोग हो और जिससे समस्या दूर हो जाएगा लगभग जल का। नेक्स्ट चलते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो मेघालय नहीं, मिजोरम नहीं, असम नहीं, अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो कहा क्या रहा है? 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मात्र 17 व्यक्ति रहते हैं। और वही बिहार में 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्ति। तो बिहार का जनघनत्व 1106 व्यक्ति चलते 1 नंबर पे देश में स्थान है। अरुणाचल प्रदेश अंतिम से स्थान है, 17 व्यक्ति मात्र। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों हेतु 100% सीट अपने राज्य के लोगों को ही आरक्षित किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसा बिल पास किया है कि वहाँ पे सरकारी नौकरी में 100% लोग मध्य प्रदेश निवासी ही भाग लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। वर्ष 2022 में हो रहे विश्व फुटबॉल कप का आयोजन किस देश में होगा? ये होगा कतर में होगा। कतर का राजधानी है दोहा। 49 का हो जाएगा आंसर ए। नेक्स्ट चलते हैं। अंतिम प्रश्न है। कोविड-19 के दौरान संजीवनी ऐप किस राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया था? संजीवनी ऐप बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया था। तो हो गया 50 प्रश्न। वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन थोड़ा डिस्कशन में तो समय लग ही जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को थोड़ा शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। चलिए बाय। पढ़ते रहिए मन से।